Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Belated Eid Mubarak students, and welcome to the online classes of physics. And today we are going to start with the chapter named as a waves and sound. और टुडे दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़ ऑफ वेव एंड साउंड। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और ये ईद का 4th डे है और हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग अपनी एन्जॉयमेंट के साथ अपने टाइम को गो थ्रू करते रहें। अच्छा भाई, अब इस चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर के नाम को ज़रा सा गो थ्रू करें। वेव एंड साउंड नाम है उसका हमारे पास। तो पहले तो ये दोनों चीज़ें सुनी सुनाई तो लग रही हैं। वेव भी हमें बहुत नज़र आती है। कभी सी साइड के ऊपर गए हो, अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो सी साइड तो आपकी कॉमन फंक्शन है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप किसी और सिटी के अंदर हैं जहाँ पे समंदर नहीं है तो कोई ना कोई झील दरिया तो लाजमी ही होता है, और उसको अंदर जो है आपको जो है वो गो थ्रू करते हुए आप नज़र आ सकते हो। वेव होता क्या है और साउंड क्या होता है? पहली बात तो ये कि दिस चैप्टर क्लासीफाई इनटू द 2 बेसिक टाइप्स, द वेव एंड दैट ऑफ द साउंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ वेव। आपका क्या ख्याल है, वेव या मौज है? तो अब किसी को अंग्रेज़ी में ये नहीं बोलना चल भाई वेवे मार ले, मौजे मारने को ये नहीं बोलना है आपने इसको कि जी मौजे मार लो। तो मौजे मारने का मतलब ये कि वेवे मार ले, वो मौज अलग होता है, ठीक है, दैट्स एन्जॉय है। और यहाँ पे ये जो वेव है इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मैकेनिज़्म। ये एक प्रोसेस है फ्रॉम विच और बाई यूजिंग विच द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात क्या है वेव की? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम वहीं पे थे, जबकि एनर्जी उसके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो एनर्जी मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जो है क्या कहते हैं हमारे पास गुजर रही होगी। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये वेव का फेनोमेना बन रहा होता है। तो वेव क्या है? वेव इज़ अ mechanism in which energy is transferred from one point to another point and the molecules of a system do not change its position with respect to its surrounding। आसान सी डेफिनेशन मैंने बता दी। This is what we call the wave। इसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ठीक है। और साउंड भी जो है वो वेव मोशन की हमारे पास एक किस्म है, तो उसके मुताबिक जो है क्या कहते हैं साउंड को हम लेकर चलेंगे आगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा वेव से थोड़ा सा एक्वेंटेड हो जाए, वेव को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक्स आपको ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है ये देखिए, ये ऑसिलेटरी मोशन, ये भी वेव की ही एक एग्जाम्पल है। सर्कुलेटरी में पूरा कंप्लीट चक्कर है। या पेंडुलम की बात करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये बेसिकली तो मोशन की स्लाइड लगी हुई है, लेकिन इस मोशन के अंदर भी बहुत से हमारे पास वेव मोशन के कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं जिनको हम एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम गो थ्रू करते हैं अगली स्लाइड के अंदर और इसको आगे लेकर चलते हैं। तो चलें जी, बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर इसका वेव एंड साउंड का। जो उनके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 12 है। अदरवाइज़ आपको याद रखने की बात सिर्फ और सिर्फ ये है भाई कि आपने क्या याद रखना है कि चैप्टर का नाम, आपका चैप्टर नंबर कोई भी हो, आप कहीं पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिस इज़ द नेम ऑफ अ चैप्टर, वेव्स एंड साउंड, एंड वी आर लुकिंग फॉर द वेव एंड साउंड मैकेनिज्म्स के क्या होता है। तो वेव क्या है? इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम डज नॉट मूव। क्या चीज़ हो गई? मॉलिक्यूल्स वहीं पे हैं, जबकि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर होती है। इसके बाद जो दूसरी की टर्म है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। What is oscillation or what is vibration? A complete round trip about the mean position or the center position or equilibrium position is called oscillation। समझ कैसे आएगा भाई? ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अंग्रेजी पढ़ के, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड का सहारा लेंगे और बोर्ड के सहारे के साथ हम इसको गो थ्रू करते हैं। चलें जी, बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं सो गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल दी NCPSS। ओके, तो ऑसिलेशन का मतलब क्या था? वो अपने मीन पॉइंट पे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे ये एक पेंडुलम बना हुआ है विद द बॉब ऑफ हैविंग अ मास m। ये मास m, इसको चेरी मत समझना कि खा जाओ अभी, वैसे ही सबका रोजा भी खत्म हुआ है, तो उस तरह से नहीं करना। अच्छा, अब मैं इसको पकड़ूँ, देखो मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से छोड़ा तो ये यूं मूव करेगा ना अपनी, और ये इसकी मीन पोजिशन है। इसकी करंट पोजीशन क्या हो सकती है? मैं यहाँ से पकड़ के अगर इसको छोड़ रहा हूँ तो इसको यहाँ से छोड़ा तो यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से वापस भी यहाँ तक जाएगा, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इसकी मीन पोजीशन है। तो अपने मीन पोजीशन के गेट कर रहा होता है। तो किसी भी बॉडी की ये मोशन जो है इसकी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहलाती है। मैं समझा पाया? एक और एग्जांपल ले लो, ये देखो आप,
ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पकड़ के यूं खींचा, पकड़ा यूं खींचा, जब खींचेंगे तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर बार बार यूं यूं करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। तो लिहाजा ये क्या कर रहा है, अपनी ही एक पर्टिकुलर पॉइंट, मीन पॉइंट ऑफ मोशन के इर्द गिर्द बार बार मूवमेंट कर रहा है। तो पेंडुलम की मोशन और आपके पास स्प्रिंग की जो मोशन है, ये दोनों मोशन आपकी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की एग्जाम्पल है। चलें जी लेक्चर स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके तो ये ऑसिलेशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये ऑसिलेशन की देखें स्प्रिंग वाली मिसाल है कि इस बॉडी को, इसका एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसको जब आपने खींचा और खींच कर जब ये इस पॉइंट तक चला गया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वापस जब छोड़ेंगे तो ये अपने ही महवर के गिर्द, जो अपना ओरिजिन और मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट ये था इसका, तो वही इसका ओरिजिन और मीन पॉइंट पे बार बार मूव करेगा जब तक वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, जब तक वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। अच्छा अब यहाँ पे कुछ लेबलिंग है मास, तो मैंने अभी डायग्राम बनाते हुए बताया कि मास क्या है हमारे पास, एम है। ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर दूँ, इस बॉब का मास कितना है, एम नज़र आ रहा है हमको। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये एक्स नॉट नज़र आ रहा है। तो एक्स नॉट यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स नॉट इज़ अ एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे सवाल ये होता है इस टर्म के अंदर के जी व्हाट इज एम्पलीट्यूड सर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग अ ऑसिलेशन और द वाइब्रेटरी मोशन। मैक्सिमम डिस्टेंस देखिए, जब आपने उसको पकड़ा मैक्सिमम यहाँ तक आप लेकर गए, तो इससे ज़्यादा आगे नहीं। जब आप इसको छोड़ेंगे और ये अपने महवर के गिर्द बार बार मूव कर रहा होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर वापस अपने मीन पोजिशन पर, अगर आप नोटिस करें तो ये इसकी मीन पोजिशन है, तो ये यहाँ पर वापस मीन पोजिशन पर मूव करता हुआ आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये आपको क्लियर होती चली जा रही है यहाँ तक, कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो दोनों तरफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट हो चाहे एक्सट्रीम राइट हो, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और उसके अलावा कोई सा भी तय करता फासला, फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है, आस्ते आस्ते स्लो होगी ना, यूँ हल्के हल्के वाइब्रेट करते करते यहाँ रुक जाएगी, तो जितने भी फासला तय कर रहा होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहला रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ये दो टर्म वेव मोशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जिसमें डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। यानी कोई भी किस्म का फासला जो मीन पोजीशन से बॉडी तय करे मिनिमम, वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उम्मीद है ये दोनों टर्म्स आपके पास समझ में आ गई होंगी। एक को एक्स नॉट और एक को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन्होंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। बिफोर वी स्विच टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द few concepts and few topics of that one. Okay guys, let's start with the simple harmonic motion. But before we start, what is simple harmonic motion, we need to understand what is harmonic motion and how we convert the harmonic motion into the simple harmonic motion. दो बातें मेरी बिल्कुल समझ लीजिए कि देखें, एक तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगी यानी whenever we are talking about the simple harmonic motion, इसको हम SHM भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या कहते हैं, SHM भी कहते हैं। और SHM का इधर मैं लिख भी देता हूँ, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का शॉर्ट आपको SHM भी नजर आएगा। इसकी पहली कंडीशन क्या हो गई, इट मस्ट हैव अ ऑसिलेटरी मोशन, इट मस्ट पॉसेस द ऑसिलेटरी मोशन। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई हमारे पास, देखो पहले बातों के हिसाब से इसको याद रखना है आपने। अगर आपने बातों के हिसाब से याद नहीं रखा तो आपका काम जो है वो गड़बड़ कर जाएगा। याद रखने वाली बात है, या तो आप कहें मैं स्लाइड पे अलग से एक स्क्रीन लेकर उस पर लिख के आपको बता देता हूँ कि जनाब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। हाँ जी, यहाँ से लिख लीजिए, पॉइंटर कोई पेन ले लेते हैं, क्या ले लें, कुछ भी ले लें। टाइपिंग करनी है हमने, खाली टेक्स्ट टाइप करना है। तो कैसे टाइप करेंगे, इसको स्टार्ट कर देते हैं, यहीं पे टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट। पहली चीज़, पहला पॉइंट हमारे पास कि जो SHM है वो ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन करेगी, ऑसिलेटरी मोशन लाजमी करेगी, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका आपको क्या चाहिए कि ऑसिलेटरी मोशन के बाद सेकेंडली क्या करेगी, इसका जो एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट होगा। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। एक्स मैंने याद है आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन ये जो एक्स है इसके हमेशा माइनस के अगेंस्ट में होगा। क्यों होगा ये थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ ये बात याद रखनी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी बात क्या होगी कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। थर्ड बात क्या हो गई, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड,
ठीक है, किसकी तरफ होगी ऑलवेज डायरेक्टेड, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ जो है वो डायरेक्ट करेगी, POSITION, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड हो। तो तीन बातें अगर किसी भी बॉडी में ये तीन बातें पाई जा रही हैं तो ये आपके पास कौन सी मोशन कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली बात वो ऑसिलेटरी मोशन करे, दूसरी बात उसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और तीसरी बात उसके अंदर वो हमेशा अपने मीन पॉइंट की तरफ मूव करेगी। इफ दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड बॉडी इज मूविंग, देन सच मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो इसको जरा सा पढ़ के भी देख लें। ऑसिलेटरी मोशन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। पहली बात यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैं आपको बताता भी जा रहा था इसीलिए कि पहली बात ये नोटिस करें कि बॉडी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन करेगी, दूसरी बात एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके डिस्प्लेसमेंट के, और तीसरी बात ऑलवेज डायरेक्टेड, जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा उसके मीन पोजीशन के डायरेक्टेड होगा। अभी ये डायग्राम कैसे आई, ये डेरिवेशन कैसे आ रही है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर तो मुझे बताइए। अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, उनको हम पढ़ेंगे, फिर वापस इस डेरिवेशन पे आते हैं। ये देखिए वही डायग्राम इन्होंने बना के दिखाई, वो बॉल आपने लिया हुआ है, मास लिया हुआ है, इसको मूव किया, जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, x0 कहलाएगा, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, और जो उसके अलावा जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ये इसकी डेरिवेशन है, इसके ऊपर अभी आप परेशान ना हो, आपको परेशान होना है अभी कुछ की टर्म्स के ऊपर, हाउ वी डिफाइन द डिफरेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी कैसे कहते हैं। वाइब्रेशन से क्या मुराद है, पहली टर्म इधर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से क्या मुराद है, कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या होता है, किसी भी बॉडी का अगर कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करें तो वो पूरे सर्किल के ऊपर जो उसकी राउंड ट्रिप होती है वो क्या कहलाएगी, उसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाएगी। सही है, यहाँ तक समझ में आ रही बात, ये कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। एक सर्किल आ गया आपके पास, इस सर्किल के इस पॉइंट से लेके, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, इस पॉइंट से लेके और यहाँ से घूमता हुआ ये बॉडी वापस इधर पहुँच रही है, तो ये इसका वाइब्रेशन कहलाएगा। अच्छा, अब दूसरा, अभी आप कहेंगे सर सर्किल की तो बात ही नहीं हुई थी, यहाँ इस तरह से बात हुई थी, बिल्कुल ऐसे अगर बात हुई है तो देखें ये कंप्लीट राउंड ट्रिप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे मूव करना है, इसका टू एंड फ्रो मोशन जो करती है बॉडी, तो वो ऑसिलेटरी या आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये इसका राउंड ट्रिप क्या हुआ, इस ए पॉइंट से अपने मीन पर पहुंचना, ओ पर, और मीन पॉइंट से वापस बी पर पहुंचना, ये आपके पास, और वापस फिर इसी तरह से ए पे पहुंचना, इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट इज़ द मोशन ऑफ मास m फ्रॉम अ पॉइंट ए बैक टू ए फ्रॉम द मीन टू m। सही है, ये आपके सामने एक डेफिनेशन भी आ गई, इसको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। ये कॉन्सेप्ट, कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर तो बताइए मुझे, सब आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज़ जी, और उम्मीद है कि आपको आना चाहिए ये चीज़ें समझ में। इसके आगे का काम जो है, अगली क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नाम से जाहिर है कि वक्त होता है, इसका यूनिट भी सेकंड होता है। क्या है टाइम पीरियड, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। एक पूरा राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन जो कवर करता है बॉडी, वो पूरा कवरेज जो है इसका, उसके दौरान जितना टाइम खर्च हुआ है उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड 1 सेकंड से बड़ा या 1 सेकंड से छोटा हो सकता है। यहाँ पे हमें मकसद क्या याद रखना है, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सही है, तो टाइम पीरियड क्या है, पूरे एक चक्कर मुकम्मल होने में जितना भी टाइम लगे, वो 0.1 सेकंड लग रहा है, 0.9 नैनो सेकंड लग रहा है, या वॉट एवर द सेकंड इज बीइंग रिक्वायर्ड, तो वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में, देखें यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया हमने, कितना टाइम कर दिया, 1 सेकंड में कंप्लीट होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं हमारे पास बॉडी के, जो चक्कर है मुकम्मल, तो वाइब्रेशन कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं 1 सेकंड में जो मुकम्मल होते हैं वो क्या कहला रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहला रहे हैं। और टाइम पीरियड, एक कंप्लीट चक्कर का टाइम पीरियड, एक कंप्लीट चक्कर का जो टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहला रहा है। उम्मीद है कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है। अगर आप नोटिस करें तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड बराबर, अच्छा कैपिटल टी से किताब में लिखा हुआ है तो हम कैपिटल टी से कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से डिवाइड हो सकता है, तो ये इसका रिलेशनशिप है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/t, दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे जो बतानी थी वो ये कि फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह के साइन से भी जाहिर कर सकते हैं, न्यू के साइन से। ठीक है, ये v को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया तो ये न्यू बन गया। ये साइन भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और f से आपकी किताब में रिप्रेजेंट किया गया। इसका SI यूनिट क्या है, यहाँ से यूनिट निकाल लो अगर आप,
तो सेकंड इन्वर्स बन रहा है ना, क्योंकि आपने कहा कि सर यहाँ पे जो आपने बताया है कि जी f किसके बराबर है, f बराबर है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का यूनिट कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय सेकंड। जो सेकंड इसका है तो सेकंड की पावर ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ये ऐसे ही है ना भाई, आगे आगे क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ये तो सेकंड इन्वर्स अगर हो गया तो फिर क्या करोगे भाई, ये रहा सेकंड इन्वर्स, ठीक है, सेकंड के ऊपर ये मैंने इन्वर्स लगा दिया, तो ये सेकंड इन्वर्स हो गया। और इस सेकंड इन्वर्स को हम हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट है। सेकंड इन्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं और हर्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगली डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास किस चीज़ की है, उसको भी गो थ्रू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मिनिमम डिस्टेंस यानी कोई भी डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो उसका मीन पोजिशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको एक्स से जाहिर करते हैं, स्मॉल एक्स से। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करती है बॉडी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डिस्टेंस होगा वही मैक्सिमम होगा, उसके बाद ग्रेजुअली वो मीन की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है, तो लिहाजा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहला रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये सिंपल पेंडुलम की एक डेफिनेशन आ रही है, कुछ बीच में अगर डेफिनेशन रह गई हैं तो वो भी देख लेते हैं। एक डेफिनेशन भाई यहाँ पे आ रही है हमारे पास वेव लेंथ की। किसकी डेफिनेशन आ रही है, वेव लेंथ की। ओके जी, कुछ डेफिनेशंस रह गई थी सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझाने से पहले। एक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैंने टाइप किया आपके लिए भी, क्या है पीरियोडिक मोशन। क्या है, क्या ये कैसे डिफाइन करेंगे, विच इज़ एक्चुअली विच रिपीट इटसेल्फ विद द इक्वल इंटरवल टाइम। जो चीज़ बार बार, जैसे सुइयों का घूमना, या अभी हमने पेंडुलम के मोशन देखी थी या स्प्रिंग की मोशन देखी थी, जो अपने आप को एक खास इंटरवल के साथ रिपीट करे, दैट वी कॉल द पीरियोडिक मोशन। एक टर्म और रह गई थी हमारे पास, वो क्या थी, वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है हमारे पास, या वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। वेवलेंथ ये लिखा हुआ है आपके सामने, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। पहली बात तो क्रस्ट क्या होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपके पास क्रस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपके पास क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपके पास ट्रफ कहलाएगा। क्रस्ट एंड ट्रफ की आपके पास वैल्यू है। ये जो वेव बनी हुई है हमारे पास, ये आपके पास ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। इसकी और भी एक किस्म होती है, थोड़ी देर में बना के दिखाता हूँ। दो टाइप्स होती है वेव की। तो अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उस ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट से ट्रफ तक का जो फासला है, कंजक्टिव क्रस्ट या कंजक्टिव, एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसकी वेवलेंथ कहलाएगा। या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है उसकी वेवलेंथ कहलाएगा। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे लैम्डा बना हुआ नज़र आ रहा है, तो वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई थी ट्रांसवर्स वेव की। वेव की दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है उसके अंदर अगर हम डेफिनेशन बताएं तो उसमें कुछ इस तरह से होता है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये फिर बिल्कुल कंजस्टेड सा बनेगा। ये बिल्कुल कंजस्टेड सा बन रहा है क्योंकि माउस से बना रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये थोड़ी सी गैप के साथ बनेगा, ये खुला खुला, और फिर ये, तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हमारे पास, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान या दो कंप्रेशन के दरमियान फ़र्क, इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव आल्सो नोन एज अ वेवलेंथ और लैम्डा। आपके कोर्स के हिस्से में जो ज़्यादातर हिस्सा कवर हो रहा है वो ये ट्रांसवर्स वेव का हो रहा है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा ये डायग्राम आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा जो है कंप्लीट होने में नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई इशू तो मुझे बताइए। अब आ जाते हैं वापस हम अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कि हाउ वी डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कैसे डिफाइन करेंगे। दोबारा चलते हैं अपनी सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बात पता चली कि नंबर 1 मैंने उस वक्त भी बताई थी बातें, और यहाँ पे फिर बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा कि आपको याद रखनी है बात। क्या चीज़ है, नंबर 1 क्या है भाई इसके अंदर हमारे पास, जनाब जल्दी से बता दीजिए। पीछे बताया था मैंने कि वो कौन सी मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही हो। अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रही होगी तो भी वो मानी जाएगी, वरना तो वो नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही है ना बात, ये या नहीं है इस तरीके से। तो पहली चीज़ क्या कर रही होगी, वो पीरियोडिक मोशन, दोबारा लिख रहा हूँ, पीरियोडिक मोशन कर रही होगी या ऑसिलेटरी मोशन कर रही होगी। दूसरी बात क्या हो रही होगी, उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके डिस्प्लेसमेंट के, यानी एक्स के। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ। ये तो हार्मोनिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये डेफिनेशन आपके सामने थी। अब टाइम आया है, लेकिन अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये दोनों चीज़ें कौन सी, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हम कोशिश करेंगे कि हम ये दोनों को साबित करें कि हाउ दे आर एक्चुअली लूपिंग अराउंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कैसे ये जो दोनों मोशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक हो गई बात। ये तीनों पॉइंट्स याद रखने। SHM कैसे डिफाइन करते हैं, पहली चीज़ वो पीरियोडिक मोशन कर रही हो या
ऑसिलेटरी मोशन, दूसरी चीज़ उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स हो, और तीसरी बात ये है कि वो अपने मीन, उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसके मीन पोजीशन की तरफ ही मूव कर रहा हो। अगर ये तीनों बातें आपको नज़र आती हैं तो इन दैट वे वी आर कॉलिंग दैट, क्या कहेंगे हम उसको, इस तरह से हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है। अब टाइम है आपके होमवर्क का। तो होमवर्क में आपने यही सारी की टर्म्स जो आपके पास किताब में थी ये सारी आपने डिफाइन करनी है। जितना लेक्चर आज का इसको रिप्रोड्यूस करना है आपने लिखकर और अपनी कॉपीज़ पर सबमिट करना है। अभी न्यूमेरिकल हमने कोई नहीं किया, हाँ एक छोटी सी डेरिवेशन अलबत्ता हमने देखी है जिसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप हमने स्टडी किया है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आया है ना भाई समझ में? तो बस इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।